स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जिसमें आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में आज तीसरे भाग वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने स्थलमंडल और जलमंडल के बारे में जाना था। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के संगठन के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है उसको जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वायुमंडल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वायु मतलब हवा या फिर गैसेस और मंडल मतलब चारों ओर। ठीक है, तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं वायु की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको हम लोग वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसको अन्य शब्दों में भी जान सकते हैं। पृथ्वी की उपस्थित गैसों का एक मोटी चादर, जो जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे धरातल के ऊपर ब्रह्मांड तक, ठीक है, वायुमंडल फैला हुआ है। ठीक है, तो क्या है, धरातल के आस ऊपर में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम लोग वायु अवेलेबल है, तो वायु में क्या बहुत सारे गैसेस सम्मिलित हैं। इसमें गैसेस है, धूलकण है, फिर जलवाष्प से अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके वायुमंडल बनता है। ठीक है, वायुमंडल शब्द में वायु में सारी चीज़ें आती है। ठीक है, आगे बात करें तो इसकी ऊंचाई तो ब्रह्मांड तक है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, गिना नहीं जा सकता। पर इसको तापमान, वायुमंडल में जो संगठक है, जो गैसेस है, वायुमंडल जलवाष्प है और धूलकण है, इसकी इसकी बनावट संगठन कहाँ तक अवेलेबल है, उसके हिसाब से वायुमंडल की जो ऊंचाई मानी गई वो 1600 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1600 किलोमीटर के बाद वायुमंडल नहीं है, पर जो ये गैसेस के संगठन है उसके बाद आगे जाने के बाद नग्न हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको अधिकतम, वायुमंडल की अधिकतम जो ऊंचाई मानी गई है वो 1600 किलोमीटर मानी गई है। इसमें जैसे जैसे हम लोग धरातल के ऊपर जाते जाते हैं, ये वायुमंडल के संगठन जो गैसेस हैं उसका घनत्व, जो द्रव्यमान जो है वो कम होता जाता है। वायु के कुल द्रव्यमान जो है उसका 99%, लगभग 99% जो है वो 32 किलोमीटर तक ही में है। 99%, उसके बाद धीरे धीरे उधर और ज़्यादा ही कम हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो ऊपरी परतों में जो है वायुमंडल के संगठन की बात करें तो वायुमंडल का जो संगठन है वो विभिन्न गैसेस जलवाष्प, धूलकण, ये सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो ऊपरी परत है वहाँ पे उधर ऊपर जैसे जैसे धरातल के ऊपर हम लोग जाते जाएंगे, वैसे वैसे उस तरह गैसों का जो अनुपात है वो बदलता जाता है। ठीक है, 120 किलोमीटर तक हम ऊपर ऊंचाई तक जाएंगे धरातल से। मान लीजिए धरातल है, इसकी 120 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो नग्न हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, अगर यहाँ से 90 किलोमीटर तक जाते हैं इधर, तो वहाँ तक क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है वो खत्म हो जाएंगे, नग्न हो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद उसकी सीमा खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें इसमें कौन कौन से गैसेस सम्मिलित हैं, कौन इसके संगठन किस प्रकार से है, तो 78%, लगभग 78% जो है नाइट्रोजन है, समझे, फिर 21%, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% जो है कार्बन, आर्गन, नियोन, जेनोन, हाइड्रोजन और जलवाष्प से धूलकण, ये सारी चीज़ें बाकी 1% में आते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे, लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जीनोन हो गया, ओजोन हो गया, धूलकण हो गया, ये सारे इसमें आते हैं 1% में। ठीक है, तो 1% को भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 0.93% आपका आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखें तो जो ऑक्सीजन है मानव के लिए सांस लेने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और जो जीवों की जो वृद्धि है, नाइट्रोजन गैस जीवों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी का तापमान मेंटेन रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो तापमान कम होता जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक पारदर्शी गैस है जो सूर्य की किरणों को क्या करता है, आने देता है, और क्या जो धरातल से लॉन्ग वेव्स है उसको क्या करता है, सोख लेता है, जिससे ये वायुमंडल को गर्म करके रखता है। ठीक है,
आगे देखें तो वायुमंडल की संरचना के बारे में कि ये इसकी संरचना किस प्रकार है। तो इसको तापमान के आधार पर क्या किया है, वायुमंडल को तापमान के आधार पर बांटा गया कि यहाँ से इतना तापमान इतना में तापमान इस प्रकार है, इसके बाद तापमान समता समान है, या फिर जो जो भी है उसको तापमान के आधार पे विभिन्न संरचना विभिन्न मंडल में बांटा गया है। मंडल का अर्थ बताया मैंने, चार ओर होता है। तो इसको कैसे बांटा गया है तो देख लेते हैं। जी, धरातल से नज़दीकी से बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक बार इसको नाम इंग्लिश में नाम रखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा होता है। जैसे ट्रोपोस्फियर के बारे में आपको सिस्टम पूछ देगा, आपको हिंदी नहीं लिखा रहेगा क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में डायरेक्ट लिख देगा ट्रोपोस्फियर। इसका ट्रांसलेट जो हिंदी होता है वो भी ट्रोपोस्फियर ही कर दिया जाता है। तो थोड़ा इंग्लिश में नाम याद रखेंगे। ट्रोपोस्फियर जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर इसको समताप मंडल कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फियर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर। ठीक है, आगे देखें दोस्तों तो वायुमंडल की संरचना में विभिन्न परतों के बारे में देखते हैं। तो इसको विभिन्न परतों में डिवीजन किया गया, इसी में बताया मैंने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद फिर ब्रह्मांड आ जाता है। तो इसको देखें तो क्षोभ मंडल को सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसका नामांकन इंग्लिश में नामांकन जो है टी जेरेंस टी बोर्ट, ये एक विद्वान है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। क्षोभ मंडल की खोज टी जेरेंस डी बोर्ट ने खोज करी थी। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश का नाम याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में इंग्लिश का ही नाम पूछा जाता है। ट्रोपोस्फियर टी जेरेंस डी बोर्ट ने इसकी खोज करी थी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, जो विषुवत रेखा पे 17 से 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों? तो जो वायु में जो है यहाँ पे गर्म हवा विषुवत रेखा पे उठती है और अधिक ऊंचाई तक जाती है, इसके कारण इसकी ऊंचाई को आगे ले जाती है। 17 से 18 किलोमीटर तक इसको माना जाता है क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा पे, और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे प्रमुख विशेषता में इसको देखते हैं हम लोग मौसम परिवर्तन के बारे में। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे क्या है निकटतम धरातल है। अगर माने इसको पृथ्वी माने तो सबसे नज़दीकी जो परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम परिवर्तन से जितने रिलेटेड सारी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। मौसमी परिवर्तन, बादल बनना हो गया, फिर हम लोग इंद्रधनुष सब देखते हैं, तो सारी चीज़ में बारिश होना, सारा किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। मौसम परिवर्तन, मौसमी घटनाएं जो होती है, बादल बनना हो गया, शाम के टाइम में सूरज की लालिमा जो हमें दिखती, सारी चीज़ें, वो सारी घटनाएं सब यहीं पे होती है। जैविक क्रियाएं, सब जीव जंतु तो धरातल पे रहते हैं, पक्षी सब धरातल पे होते हैं, तो जितना भी उसकी क्रियाएं सारी होती है, जैविक क्रियाएं जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में या फिर ट्रोपोस्फियर में। इन सारे परिवर्तन के कारण मौसम परिवर्तन, जैविक क्रियाएं घटना, मौसमी घटना, तापमान का परिवर्तन, ये सारी चीज़ के कारण इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? परिवर्तन मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल की बात, एक मुख्य विशेषता की बात करें तो प्रति 165 मीटर पे कितना? प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीमीटर तापमान जो है घट जाता है। अगर पृथ्वी से हम लोग ऊपर वायुमंडल में अगर जाते हैं तो 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटता जाता है। यही कारण आप देख सकते हो कि पर्वत पहाड़ियों पे जो ऊंचे पर्वत पहाड़ है उस पर क्या होता है? तापमान कम, पर्वत की चोटी पे तापमान कम होता है। अगर देखें तो ये धरातल है, धरातल से ऊंचाई हम लोग क्षोभ मंडल में, जो क्षोभ सीमा के अंदर है क्षोभ मंडल में, प्रति 165 मीटर पे क्या होता है? 1 डिग्री तापमान घटता है। ये क्षोभ मंडल का एरिया है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल का एरिया है। इसमें तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ये क्षोभ सीमा है जो 13 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे कुछ समय तक तापमान जो है वो स्थिर रहता है। क्षोभ सीमा क्या है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, ये 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है,
आगे बात करें समताप मंडल की बात, तो समताप मंडल नाम से इसको बोल सकते हैं। समताप मतलब समान तापमान, मतलब लगभग कुछ समय तक यहाँ पे तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है, उसके बाद फिर तापमान में वृद्धि होता है। इसको यहाँ पे जो मौसमी घटनाएं जो है यहाँ पे क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसके कारण इसको समताप मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। कितने, कब से, क्षोभ मंडल से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी समताप मंडल की सीमा है। ठीक है, यहाँ पे ओजोन परत की उपस्थिति होती है। ओजोन परत, ओजोन जो क्या करता है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो धरातल पे आने से परावैंगनिक किरणें को वो ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, उस उन हानिकारक किरणों को वो ओजोन मंडल में और ओजोन परत में ही सोख लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं क्या होती है, नगण्य होती है, मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसलिए आप देखते हैं कि एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं वो इसी एरिया पे उड़ते हैं, समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, तापमान कुछ समय तक स्थिर रहता है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, तापमान वृद्धि होने लगता है। देख सकते हैं तापमान कुछ समय तक क्या होता है, स्थिर होता है, उसके बाद फिर यहाँ से तापमान धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। समताप सीमा कहाँ पे, 50 किलोमीटर ऊंचाई पे समताप मंडल की सीमा। आगे देखिए मध्य मंडल, मेसोस्फियर इंग्लिश में इसको बोलते हैं मध्य मंडल। इसकी सीमा कितनी है, 80 किलोमीटर के आसपास, 80 किलोमीटर लगभग, कहीं कहीं पे 80 से 85 कहीं किलोमीटर भी लिखा 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 मिलता है आपको, तो लगभग 80 किलोमीटर ही मानते हैं। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान कमी होने लगती है। जो समताप सीमा के बाद जो है उस यहाँ पे मध्य मंडल में यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान कमी होने लगती है, और 80 किलोमीटर पे जाते हैं तो यहाँ पे -100 सेंटीमीटर का तापमान होता है। जो मध्य मंडल की जो सीमा है यहाँ पे क्या होता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। मध्य मंडल की विशेषता क्या है, यहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ कमी होती है। आगे देखें आयन मंडल के बारे में, तो आयन मंडल, आयन आयन किसको बोलते हैं, आवेशित कण यहाँ पे पाए जाते हैं आयन मंडल में। ठीक है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको आयन मंडल कहा जाता है। इसकी विशेषता यही है, 80 से 400 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं पे आपको 500 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई लिखी मिलेगी। तो आप एनसीईआरटी माने तो 400 किलोमीटर मानिएगा, 80 से 400 किलोमीटर या तो फिर 80 से 500 किलोमीटर, तो अगर दोनों दिया हुआ तो दोनों सही है। ठीक है, हम देख एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आए, कहीं पे 400 किलोमीटर आएगा, कहीं पे 500 किलोमीटर आएगा, तो वो आप अपने हिसाब से ठीक लगाना है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं यहाँ पे आयन मंडल में। ये लोअर ऑर्बिट का काम करता है, लोअर ऑर्बिट का काम करते हैं। जो हम आप देखते हैं जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स यहीं पे प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे सैटेलाइट जो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी पे, ये आयन मंडल में ही होते हैं। यहाँ पे रेडियो तरंगे जो है पाए जाते हैं, जो रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर ऊंचाई के साथ वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव तरंगे होती है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे उसको डायरेक्ट वापस रिटर्न पृथ्वी पर भेज देते हैं, जिससे हम रेडियो का प्रसारण, जो टीवी का प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण जो देखते हैं, ये आयन मंडल की देन है। ठीक है, मंडल में जो है ऊंचाई के साथ तापमान अधिक होने लगती है। ये यहाँ पे कुछ समय तक स्थिर रहती है मध्य मंडल में, उसके बाद फिर तापमान में वृद्धि होनी स्टार्ट होती है। वो क्या होता है, बहिर्मंडल की तक भी वृद्धि चलती जाती है। इसके बाद जो यहाँ पे अंतिम में जो हम लोग देखते हैं स्थिर तापमान जो है वो आयन मंडल में देखते हैं, उसके आयन मंडल की सीमा, मध्य सीमा के आसपास देखते हैं। उसके बाद जो तापमान वृद्धि होती है वो वृद्धि होती चली जाती है। हम लोग जो उल्का पिंड देखते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद यहाँ से क्या होता है, वायुमंडल की सघनता बढ़ती है, जिसके कारण जो उल्का पिंड रहती है वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वायुमंडल से घर्षण के कारण जलना प्रारंभ हो जाती है। जो हम उल्का पिंड को जलते हुए देखते हैं वो आयनमंडल की सीमा, वायुमंडल की सीमा में हम लोग जलना प्रारंभ करती है। और यहाँ पे जैसे जैसे वायुमंडल में प्रवेश करती है उसके बाद वो क्या होता है, वो जल के खत्म हो जाती है। ठीक है, या तो फिर जो बड़े उल्का पिंड होते हैं वो धरती तक आते हैं, नहीं तो फिर वो उधर ही खत्म जल के समाप्त हो जाते हैं। आगे देखें बहिर्मंडल के बारे में, तो बहिर्मंडल ये जो है ये 400 किलोमीटर से ऊपर 1600 मीटर तक विद्वान जो है 1600 किलोमीटर तक मानते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि जो वायुमंडल की विद्वानों के अनुसार जो ऊंचाई मानी गई है वो 1600 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, तो इसकी जो बहिर्मंडल की ऊंचाई जो है विद्वानों के अनुसार 1600 किलोमीटर तक है माना जाता है।
इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो गैसेस जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं, विरल हो जाती है। जो सभी घटक यहाँ पे है जो विरल विरल में दिखती है, विरल हो जाती है। और यहाँ पे जो गैसें पाई जाती है वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पाई जाती है। आगे इसमें हम लोग जीवमंडल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जीवमंडल, जीव जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहाँ पे जीवन संभव हो उसको जीवमंडल कहा जाता है, ठीक है। जीवमंडल में जो है वो सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी जो जीव हैं वो सारे इसमें आते हैं। जलीय जीव भी इसमें आते हैं, स्थल में रहने वाले जीव भी आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, कवक सारे जो है वो सारे इसमें आते हैं। आसमान वायु में रहने वाले पशु पक्षी वो सारे भी इसमें जीवमंडल में आते हैं, ठीक है। जीवमंडल को दो भागों में विभक्त किया है, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत पशु पक्षी मनुष्य वो सारे आते हैं। जलीय जीव हो या फिर स्थल पर रहने वाले जीव सारे जंतु जगत में आते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे को भी इसमें शामिल किया गया है जीवमंडल में। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्थल में जो जितने भी जीव रहते हैं स्थल मंडल में पृथ्वी पे धरातल पे जो मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु जो है, जो छोटे जीव से लेके बड़े जीव, धरातल के अंदर रहने वाले जीव जो बिल बना के रहते हैं वो सारे इसमें स्थल मंडल के जीव में आते हैं। और उसके बाद जल मंडल में जलीय भाग में जो जीव रहते हैं, जो मछली हो गई और भी ऑक्टोपस, शार्क, व्हेल, जो बड़े बड़े व्हेल्स होते हैं वो सारे जो उसके फिर जल में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जलमंडल के भाग है, जलीय भाग के। और वायुमंडल में जो कीट पतंगे उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, सारे वायुमंडल के जीव जंतु ये सारे मिलकर के क्या बनते हैं, जीवमंडल, ठीक है। जीवमंडल इन सबके सम्मिलित रूप में हम लोग सम्मिलित रूप में देखते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।